मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी खुशहाल होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। आज फिर हम लोग 8वीं क्लास का विषय भूगोल अध्याय 4 कृषि, और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 यानी कृषि का भाग 4। हम लोग भाग 3 में पढ़े थे वाणिज्यिक कृषि, जिसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और फसल के प्रकार के बारे में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी फसल के लिए, कृषि के लिए उसकी भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं। अब ये भौगोलिक दशा क्या है? भौगोलिक का मतलब हो जाता है कि किसी भी फसल को, अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक जिक्र करेंगे कि हर फसल हर क्षेत्र पर नहीं हो सकता है। अब जैसे कि रागी जो फसल होता है वह दक्षिण भारत में बहुत अच्छा होता है, जबकि उत्तर भारत में बहुत ही कम होता है। तो भौगोलिक मतलब किसी भी क्षेत्र, आप जैसे मान लीजिए कि चाय है, तो चाय जो है असम तरफ बहुत अच्छा होता है चाय की खेती, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि इसको राजस्थान में किया जाए तो नहीं होगा। अगर हम लोग चाहेंगे कि इसको मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में किया जाए, झारखंड में जो है होता था, रांची का जो चाय बागान है वहाँ पर चाय की खेती होती थी, लेकिन मौसम इस तरह का परिवर्तन हो गया कि वहाँ से जो है अब चाय की खेती, चाय की कृषि नहीं होती है, लेकिन अभी भी वहाँ पर चाय बागान नाम है। जैसे ही आप चुटुपालू घाटी पार करते हैं और आगे जाके एक पहाड़ी का टीला है ना, बाएं साइड में, तो उसको हम लोग चाय बागान कहते हैं। यानी झारखंड में भी चाय होता था, लेकिन मौसम और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से अब वहाँ चाय की खेती नहीं होती है। तो भौगोलिक दशाएं का मतलब किसी भी फसल के लिए जो मापदंड होता है, जो मानक होता है, उस मानक के आधार पर जो कृषि होती है उसे हम लोग भौगोलिक दशाएं कहते हैं। तो चूंकि विश्व का सबसे उपयोगी जो फसल है वो है धान यानी चावल, यानी विश्व की ज्यादातर जनसंख्या जो है वह चावल खाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चावल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या है। तो चावल के लिए जो है सबसे पहले इसका तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। हम जो है यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट में जो है एक चार्ट बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप लोग इसको जो है पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। तो चावल के लिए तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर होना चाहिए और वर्षा कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर होना चाहिए। सेल्सियस में सॉरी, वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। और इसके लिए जो है मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चिकनी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह जल को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। और चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि धान के लिए पानी होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि धान जो होता है वो खड़ा पानी में ही रोपाई होती है, यहाँ तक कि फूलने तक, फलने तक जो है पानी होना चाहिए, पानी का मात्रा, क्षमता होनी चाहिए, पानी खेत में होनी चाहिए। लेकिन कटने के समय जब वो पक जाता है, जब वो पकने का कगार में पहुंच जाती है, तो उस समय पानी की मात्रा कम होनी चाहिए या फिर पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह पानी की क्षमता यानी जो धारण क्षमता होती है वो बरकरार रखती है, इसीलिए धान जो होता है वो चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। और इसका जलवायु जो होता है उष्ण भी होता है, उष्ण कटिबंध में और उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, इसमें ज्यादातर होता है। भारत में जो है मानसून के समय में जो है यहाँ पर खेती होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जलवायु हो गया उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में जो है धान की खेती बहुत अच्छी होती है।
और सबसे उत्पादक देश जो है वो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। याद रखिए, देखिए यहाँ पर चीन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम पहले बोले थे कि जब भी आप भूगोल पढ़ेंगे तो अपने साथ विश्व का और भारत का मानचित्र जरूर रखेंगे। तो यह चीन है, ठीक है। चीन हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, मिस्र हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सभी जो है बहुत ही, इन देशों में बहुत ही उपयुक्त जलवायु पाई जाती है और इसीलिए चावल जो है ज़्यादा पैदावार होता है। और बांग्लादेश में जो है एक वर्ष में 2 से 3 बार जो है चावल की फसल उगाई जाती है बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ का मानसून बहुत अच्छा है। और यहाँ जो है बहुत ऐसे जगह पर अब जो है अगर वर्षा नहीं भी होती है तो इस टाइप का पानी के द्वारा जो है नहर हो गया, तालाब हो गया, नलकूप हो गया, उसके द्वारा भी जो है धान की खेती की जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चावल के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक अच्छी मानी जाती है। मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसका जलवायु जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चावल के बाद जो है ज़्यादातर लोग जो है वो गेहूँ खाते हैं, ठीक है। तो गेहूँ के लिए जो है तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना गया है, ठीक है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा तापमान नहीं चाहिए। खास करके जो गेहूं होता है वो ठंडे के मौसम में धान कटने के बाद जो है वो गेहूं बुना जाता है और इसे गर्मी में काट लिया जाता है, गर्मी पड़ते ही काट लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसके लिए तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और वर्षा मध्यम वर्षा होना चाहिए, ज़्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी मिट्टी में नमी रहना चाहिए। उसके बाद मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है और यह जलवायु जो होती है समशीतोष्ण कटिबंध में होती है। यानी जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण, यानी समशीतोष्ण मतलब हो गया जहाँ समशीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। जहाँ पर ठंडा और गर्मी बराबर मात्रा में पड़ती है तो वहाँ पर गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा ठंडा प्रदेश में भी गेहूं नहीं हो सकता है और ना ही ज़्यादा गर्म प्रदेशों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूं के लिए जो है ये याद रखना है कि फसल पकने के समय पाला रहित, यानी पाला नहीं चाहिए, रातें पाला रहित रातें, यानी जब गेहूं पक रहा है तो उस समय पाला नहीं चाहिए तथा तेज धूप चाहिए। और इसलिए देखते हैं कि यह गर्मी पहुंच जाती है ठंडा के मौसम में, इसे हम लोग बोते हैं और ठीक गर्मी होते होते, गर्मी आते आते जो है हम लोग इसको काट लेते हैं, गर्मी शुरुआत हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए जो है बहुत सारे देश जो है, मुख्य उत्पादक देश है यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया तथा भारत। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है, ठंडा ऋतु में हमारे देश में उगाया जाता है। इसके बाद है मिलेट। मिलेट मतलब हो गया ज्वार, बाजरा, रागी, यानी मोटा अनाज। जो मोटे अनाज होते हैं उसको हम लोग मिलेट फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं, मोटा अनाज। और इसकी भौगोलिक दशा क्या है? तो इसकी भौगोलिक दशा जो होता है मध्यम, भौगोलिक जो है दशाएं जो है तापमान मध्यम से उच्च तापमान, यानी मध्यम, थोड़ा पहले मध्यम होना चाहिए तब फिर उच्च होना चाहिए। इसके लिए वर्षा बहुत कम वर्षा चाहिए, मिट्टी जो है बलुई मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। और ये खास करके जो होता है, मतलब इसका थोड़ा सा जलवायु जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे ये भारत हो गया, नाइजीरिया हो गया, माली हो गया, चीन हो गया, इसके प्रमुख उत्पादक देश है। यानी कहने का मतलब यह होता है कि इसमें भी जो होता है उष्ण और उपोष्ण है ना, उष्ण और उपोष्ण जलवायु चाहिए, ताकि इसमें ज़्यादा गर्मी, थोड़ा गर्मी भी होना चाहिए और थोड़ा ठंडा भी रहना चाहिए। तो उत्पादक देश है भारत है, नाइजीरिया है, माली है, चीन है, इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके बाद आते हैं मक्का।
यानी मक्का जो है मूल रूप से यह मैक्सिको से आया है। मैक्सिको आप देख सकते हैं, यह है मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यह मैक्सिको है, मक्का का मूल स्थान मैक्सिको है। यह मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध का पौधा है, उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। और इसकी भौगोलिक दशा जो होता है मध्यम वर्षा होना चाहिए, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा भी होना चाहिए। मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है। मक्का के लिए चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी जरूरी है। और इसके लिए उत्पादक देश है यूएसए है, चीन है, हमारा भारत भी है, ब्राजील है, मैक्सिको है। ये सारे देश जो है उत्पादक देश की गिनती में आते हैं। इसके बाद आता है कपास। कपास जो होता है रेशे वाली फसल में कपास का स्थान सर्वप्रथम है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, ये याद रखना है। अगर कहा जाए कि किस फसल को भारत का जन्मदाता कहा जाता है तो वह है कपास, ठीक है, ठीक है। तो इसकी भौगोलिक दशा क्या है? तापमान जो है 21 से 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी जो है काली और जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और यह हमारे भारत देश में जो है गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। 200 से 100 तक पाला रहित दिन तथा तेज चमकती धूप होना जरूरी है, यानी पाला भी इसको चाहिए और तेज धूप भी थोड़ा चाहिए। और इसके उत्पादक देश हैं यूएसए हो गया, है ना, यूएसए हो गया, चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र भी है। कपास के उत्पादन के लिए भारत के दक्कन के पठार की काली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसी कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को। कपास एक नकदी फसल है, इसे रुई तैयार की जाती है जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। याद रखना है कि सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना कपास को कहते हैं, है ना। काला सोना कोयला को कहते हैं, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है कि सफेद सोना किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं, ठीक है। आजादी के पहले भारत कपास और जूट का बड़ा उत्पादक देश था। आजादी के पश्चात कपास और जूट उत्पादक का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश चला गया। तो आज़ादी से पहले चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में थे, तो आज़ादी के बाद जो है 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और 1972 में बांग्लादेश अलग हुआ। तो ज़्यादातर हिस्सा जो है कपास और जूट के लिए पंजाब आदि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। इसके बाद आता है पटसन। पटसन के लिए क्या चाहिए? ऊंच वर्षा चाहिए, है ना। यह भी एक रेशेदार फसल है। इसके रेशे से बोरे, तंबू, तिरपाल, दर्री, रस्सियां बनाई जाती है। पटसन से क्या क्या बनाया जाता है? बोरा, तंबू, तिरपाल, दर्री और रस्सी, जो जूट वाला बोरा आता है। इसके लिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी चाहिए, है ना। उच्च वर्षा, उच्च आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, उच्च नमी चाहिए। डेल्टा के लिए सबसे उत्तम है, इसीलिए बांग्लादेश चूंकि डेल्टा का सबसे बड़ा हिस्सा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है, और सुंदर का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में आता है। और यह बांग्लादेश जो होता है पटसन के लिए प्रसिद्ध है। उत्पादक देश है भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश है। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। हम लोग तरफ पटसन यानी कुदरुम, ठीक है, कुदरुम आप लोग घर देखते होंगे, सन जिससे बनाया जाता है, इसलिए इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉफी में, है ना। कॉफी जो होता है विश्व का दूसरा सर्वाधिक पेय पदार्थ है। यह बागानों में उगाई जाती है। आप देख सकते हैं कि यह कहवा जो होता है वह इस टाइप का होता है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। तो कहवा जो होता है वो रोपण कृषि की फसल है और यह चाय के बाद विश्व की दूसरी प्रमुख पेय है। इसके लिए भौगोलिक दशा क्या है? तापमान जो है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और वर्षा जो है 180 से 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी क्या है? दोमट एवं पर्वतीय ढाल। दोमट मिट्टी होना चाहिए, लेकिन यह पर्वतीय ढाल,
यानी इसके जड़ में भी जो है पानी नहीं होना चाहिए, ये ढाल होना चाहिए। ठीक है, पानी जमा हो जाने से उसमें जड़ें जो होती हैं वो सड़ जाने का डर रहता है। और जलवायु जो होता है गर्म और आर्द्र, यानी गर्म भी होना चाहिए और ठंडा भी होना चाहिए। इसके बाद है कि इसका उत्पादक देश जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है ब्राज़ील करता है, कोलंबिया है ना, यानी श्रीलंका हो गया, भारत, मैक्सिको और वियतनाम। इसके बाद हम लोग आते हैं तो कहवा जो है, कॉफ़ी के पौधे की खोज इथियोपिया के कफा प्रांत में हुआ था। ये याद रखना है कि कॉफ़ी जो होता है इथियोपिया के कफा प्रांत में हुई थी। कॉफ़ी में कैफीन होता है। ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है, यानी याद रखना है कॉफ़ी का कटोरा किसको बोला जाता है, ब्राज़ील को। ठीक है, कॉफ़ी का कटोरा किसको कहा जाता है, ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं चाय जो होता है वो विश्व का सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय फसल है। यह बागानों में उगाई जाती है। भौगोलिक दशा क्या है, इसके लिए तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा तो वर्ष भर उच्च वर्षा होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में वर्षा, सालों भर इसको पानी चाहिए। और इसके लिए भी जो है दोमट मिट्टी और ढाल, यानी ढालू इलाका में जो है यह चाय की जो है वो खेती होती है। इसके जड़ में चाय की खेती में ढालू पानी भी चाहिए और छाया भी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ चाय की खेती होती है वहाँ पर छायादार, मतलब उतने छायादार पेड़ नहीं, ताकि उसे धूप भी पड़े और थोड़ा ठंडा भी रखे। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा छायादार पेड़ लगा दिए। ठीक है, और इसके लिए जो है ठंडी जलवायु चाहिए। ठीक है, और इसके ठंडी जल वर्ष भर जो समविदित हो, दोमट मिट्टी और मंद ढाल हो। ठीक है, और यह इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है वो है चीन है, भारत, श्रीलंका, केन्या, तुर्की, इंडोनेशिया और वियतनाम। क्या आप लोग जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई थी? याद रखना है, चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन चीन के सम्राट शेन नुंग के सामने गर्म पानी के प्याले में कुछ सूखी पत्तियां आकर गिरी, जिससे पानी में रंग आया। उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उसका स्वाद बहुत पसंद आया। यहीं से होती है चाय की शुरुआत। यानी चाय की शुरुआत जो है वह चीन के जो सम्राट शेन नुंग थे वह गर्म पानी पी रहे थे और उसके प्याला में कुछ सूखी पत्तियां डूब गई, और जब उसको पिए उसका कलर चेंज हो गया पानी का, और जब पिए तो उनको बहुत अच्छा लगा। तब से जो है चाय की शुरुआत हुई और यह पूरे विश्व में फैल गया। चाय के पौधों से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें श्रमिक जो है वो ज़्यादा लगते हैं। आप यहाँ पर देखे होंगे कि एक छोटा सा फिगर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियों को, जो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं चाय की, सबसे ऊपर वाली पत्ती को ही तोड़ा जाता है और इसी को सुखाकर और इसे अच्छे टेक्निक से चाय जो है बनाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़े, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो है चैप्टर हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए आप लोग सभी भौगोलिक दशाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसको पॉज करके जो है इसको उतार लेंगे ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा होगी, और साथ ही आप लोग जो पिछले भाग हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझेंगे। और मेरे वीडियो को आप लोग सभी को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से पढ़ाया जाए। आपके अपने विचार भी हमें भेज सकते हैं कि अगर किसी तरह से कोई कमियां हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस कमी को दूर करने का और अच्छे ढंग से और आप लोग को स्टडी कराने का। तब तक जो है आप लोग सभी अच्छे ढंग से रहें, ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू रखें और अपने घर में ही रहकर अध्ययन करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।